A very warm welcome to you all. इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियोस तक हमने पार्ट 2 तक कवर कर लिया है, सिटीजनशिप, और इस वीडियो में पार्ट 3 से स्टार्ट करेंगे जो कि है फंडामेंटल राइट्स। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्ट का मतलब क्या होता है। पार्ट का मतलब होता है चैप्टर। ठीक है, जैसे आपकी बुक में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स को हम पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक पार्ट है, पार्ट थर्ड यानी कि चैप्टर थर्ड, और उसमें लिखे हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक, फंडामेंटल राइट्स को पहले आप समझिए। पहले आप ये देखिए, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, फंडामेंटल। ठीक, और राइट्स का मतलब होता है अधिकार। ठीक, देखिए, राइट्स अगर हम वर्ड लें तो राइट्स यानी कि अधिकार कई टाइप के हो सकते हैं या कई कैटेगरीज के हो सकते हैं। ठीक है, इनकी अगर हम एक जेनेरिक व्यू लें तो 4 टाइप्स होंगे या 4 कैटेगरीज में इनको बांटा जा सकता है। ठीक है, कौन सी है वो कैटेगरीज? पहला है नेचुरल, वो राइट्स या वो अधिकार जो हर इंसान को नेचुरली मिले हैं, यानी कि द मोमेंट आपका बर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग हुआ, वो राइट ऑटोमेटिकली आपको मिल गया। ठीक है, वो होते हैं नेचुरल राइट्स। जैसे जैसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्स्ट्रेंट ना होना, यानी कि फ्रीडम आप कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, होता है लिबर्टी। ठीक, किसी भी तरह की रुकावट ना होना, यानी कि अगर आप स्कूल जाना चाहते हैं तो आपको रोका ना जाए, आपके आप आपको पढ़ने से ना रोका जाए, आपको लिबर्टी हो पढ़ने की। ठीक है, ये होते हैं आपके नेचुरल राइट्स जो नेचुरली हर इंसान को, हर ह्यूमन बीइंग को मिले होते हैं। दूसरा होता है ह्यूमन राइट्स। अब आप बोलोगे अभी तो आप कह रहे थे कि नेचुरल राइट्स हर ह्यूमन को मिले होता है, तो हमने ह्यूमन राइट्स क्यों बनाए? देखिए, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो इंसान की डिग्निटी के लिए, इज्जतमान के लिए, वेलबींग के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, ताकि इंसान एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। जैसे एक राइट है, राइट टू फेयर ट्रायल। ठीक, अब देखिए, आप खुद सोचिए कि एक इंसान है, ठीक है, उसने क्राइम नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको झूठे इल्जामों में जेल हो गई। ठीक, मान लीजिए उसके, अब वो लॉयर भी नहीं अफोर्ड कर सकता, लॉयर ना अफोर्ड करने की वजह से अगर उसको सजा हो गई तो क्या वो फेयर होगा? वो फेयर तो नहीं होगा, वो फेयर बात तो नहीं है, वो जस्टिस तो नहीं है। इसीलिए राइट टू फेयर ट्रायल है कि जो मान लीजिए कोई इंसान है जिसको जस्टिस चाहिए, जिसका ट्रायल अभी बाकी है, ट्रायल मतलब कोर्ट में अभी केस चलना बाकी है, सुनवाई बाकी है। ठीक, अब उसको लॉयर मान लीजिए वो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसको लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उसका ट्रायल जो है, जो उसकी सुनवाई है, वो फेयर तरीके से हो सके, उसको जस्टिस मिल सके। तो ऐसे कुछ राइट्स हैं जो इंसान को एक डिग्निफाइड लाइफ अश्योर करते हैं, तो वो होते हैं ह्यूमन राइट्स। ठीक, फिर आता है लीगल राइट्स। हर वो राइट जो किसी लॉ के थ्रू आपको दिया गया, इंसानों को दिया गया। जैसे पेटेंट का राइट, कोई चीज आपने इन्वेंट करी है, अब आप उस पे पेटेंट लेंगे जाके, कॉपीराइट लेंगे जाके, तो वो भी अधिकार आपको लॉ ने दिया है। ठीक, फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हर वो राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी करता है, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आता है फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट जब आपसे पूछा जाएगा तो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट।
ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन उसको गारंटी करता है। ठीक है, तो हर वो राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, गारंटी देता है, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आपका आता है फंडामेंटल राइट, जो कि पार्ट 3 में लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए इनको, अब आप बोलोगे कि पार्ट 3 में हम हेडिंग डाल देते कि राइट्स, हमने ये क्यों बोला कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं? क्योंकि ये ऐसे राइट्स हैं जिनके बिना एक इंसान की ग्रोथ नहीं हो सकती। ग्रोथ नहीं हो सकती का मतलब, देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रीडम होते हैं जिन जो एक इंसान की ग्रोथ के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो जरूरी होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको मान लीजिए, अगर आपको फ्रीली बोलने की या एक्सप्रेस करने का ही फ्रीडम ना हो, कैसा लगेगा आपको बताइए? अगर इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना हो, तो क्या प्रेस चल पाएगी? प्रेस मतलब जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह होते हैं, जर्नलिज्म, जो आपके न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, अगर वो फ्री तरह से चीज़ें ना छाप सके, न्यूज़ ना दे सके या अपना ओपिनियन ना दे सके, तो क्या वो सही बात होगी? क्या वो फेयर बात होगी? नहीं होगी। तो देखिए ये भी एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वो होते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि अटमोस्ट इम्पोर्टेंस के होते हैं, जिनके बिना एक इंसान ग्रो नहीं कर सकता, जिसके बिना एक इंसान की वेलबींग अश्योर नहीं हो सकती। इसीलिए हमने इनको फंडामेंटल कहा। ठीक, अब देखिए ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, ये जस्टिसिएबल होते हैं। जस्टिसिएबल होते हैं मतलब, अगर किसी ने भी आपका फंडामेंटल राइट लिया, मतलब अगर स्टेट ने, अगर अगर सरकार ने आपका फंडामेंटल राइट लिया, वायलेट किया, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, जस्टिस मांग सकते हैं। वैसे आपको ये चीज देखिए पता होनी चाहिए कि आप कोई भी केस जाके, मतलब किसी, हर कैटेगरी का केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है। ठीक है, बहुत लिमिटेड ऐसी कैटेगरीज हैं जिनका केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है, तो उनमें से, उन लिमिटेड कैटेगरीज में से एक कैटेगरी ये भी है कि फंडामेंटल राइट्स अगर कोई वायलेट करेगा, तो आप ये केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं। तो ये जस्टिसिएबल है। दूसरा क्या है, ये राइट्स गारंटीड है। कौन गारंटी ले रहा है इसकी? इसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन खुद लेता है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में मेंशन्ड है। ठीक है, कहाँ लिखे हुए हैं ये फंडामेंटल राइट्स? ये पार्ट 3 में लिखे हुए हैं। ठीक, पार्ट 3 में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लगा करके 35 तक आर्टिकल आते हैं, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा अब मुझे आप एक बात बताइए कि कहाँ से ये आइडिया आया होगा फंडामेंटल राइट्स का? कोई तो होगा जो जिसने सोचा होगा कि हाँ ऐसे अधिकार, ऐसे राइट्स हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखने चाहिए, लोगों को इंडिया में ये राइट्स मिलने चाहिए। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है हमने यूएसए से लिया, बिल ऑफ राइट्स से, और जो कंटेंट है वो हमने नेहरू रिपोर्ट से लिया, और 1931 के कराची सेशन में जो रिजोल्यूशन आया उसमें से लिया। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए कंसेप्ट, कंसेप्ट का मतलब हुआ, जैसे ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो इसमें फंडामेंटल राइट्स लिखा होगा या एक चैप्टर होगा फंडामेंटल राइट्स पे। ये हमने इंस्पिरेशन कहाँ से लिया? वो हमने यूएसए से लिया। यूएसए में जो बिल ऑफ राइट्स है उससे हमने ये इंस्पिरेशन लिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक चैप्टर होगा जिनमें हम राइट्स देंगे, लेकिन उस चैप्टर में लिखा क्या क्या होगा या क्या क्या पॉइंट्स होंगे, ये हमने लिया है नेहरू रिपोर्ट से, कराची सेशन में जो रेजोल्यूशन आया था उससे। ठीक, क्लियर हो गई बात बिल्कुल?
अच्छा, दो तीन और चीजें हैं आर्टिकल 12 और आगे के आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप दो तीन और चीजें समझ लीजिए। देखिए, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, और कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स को दिए गए हैं। ठीक, कौन से ऐसे राइट्स हैं? देखिए, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये हमने सिर्फ सिटीजन्स को दिए। ये क्या क्या है इनको हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी आप इसको याद करने के नजरिए से देखें तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 15, 16, 29, 30, ठीक है, और बीच में 19, ठीक है। और बाकी के जो भी राइट्स है आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, इनको छोड़ के बाकी सारे अवेलेबल है फॉरेनर्स को भी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? देखिए, अब बात आती है कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब कि क्या ये पूरी तरह से दिए गए हैं, क्या क्या इन पे कोई भी रोक रुकावट कुछ भी नहीं लगाई गई है। जैसे मान लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो क्या आपको कुछ भी बोलने की आज़ादी है? क्या आपको कुछ भी एक्सप्रेस करने की आज़ादी है? क्या आप जो मन में आए वो बोल सकते हैं, जो मन में आए एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। देखिए, एक हद तक आपको हर फंडामेंटल राइट दिया गया है। देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हो अगर उसको बेलगाम छोड़ दिया जाए या अनलिमिटेड तरह से दे दिया जाए तो उसका मिसयूज होना तय होता है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ये रीजनेबल है, ताकि इन फंडामेंटल राइट्स का मिसयूज ना हो जाए। ठीक है, तो जब अगर क्वेश्चन आए कि क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है, क्या इन पे कोई रोक रुकावट लगाम कुछ भी नहीं है, तो ये गलत है। इन पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। ठीक, क्लियर हो गई बात? फंडामेंटल राइट्स क्या कभी भी सस्पेंड किए जा सकते हैं? क्या इनको कभी भी रोका जा सकता है? ठीक है, सस्पेंड किया जा सकता है। देखिए, वैसे तो आप कहेंगे कि नहीं, क्यों फंडामेंटल राइट्स क्यों सस्पेंड किए जाएंगे? ये तो एक इंसान की वेलबींग के लिए, ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिनमें आपके फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड किया जा सकता है। कौन सी है वो सिचुएशन? वो सिचुएशन है नेशनल इमरजेंसी की। नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, देखिए, कई कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ती है। इमरजेंसी लगानी पड़ती है मतलब इमरजेंसी में बहुत सारे आपके चीज़ों को रोका जाता है, सिस्टम को थोड़ा सा पॉज किया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट में। जैसे मान लीजिए कोई एक्सटर्नल रेबिलियन हो गया, मतलब वॉर हो गया। ठीक है, अब अगर वॉर की सिचुएशन है तो क्या सिस्टम वैसे ही काम करेगा जैसे वो नॉर्मल दिनों में काम करता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम उस सिचुएशन के हिसाब से ही तो सिस्टम को चलाएंगे, हम उस सिचुएशन के हिसाब से ही एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे। ठीक बात है ना? तो ऐसे में होती है नेशनल इमरजेंसी। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपके लिए फिलहाल ये जनरल आइडिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब नेशनल इमरजेंसी होगी तब आपके फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक, ये क्या होते हैं आर्टिकल 20 और 21, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप एक जेनेरिक आइडिया रखिए। ठीक है, अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल। ठीक है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से पढ़ेंगे ताकि कोई भी लूप होल रह ना जाए कि आप कि जब आप बाद में पढ़ें तो आपको समझ ना आए, ऐसा ना हो। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करते हुए आर्टिकल्स पढ़ेंगे। देखिए, पहला आर्टिकल है
आर्टिकल 12 और यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन। देखिए फंडामेंटल राइट्स जब आप पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे आर्टिकल्स में स्टेट शब्द का इस्तेमाल है, ठीक है, कि स्टेट कैन डू दिस, स्टेट कैन नॉट डू दिस, ऐसे करके कई जगह पे ये देखिए, जैसे यहाँ पे आप अगले आर्टिकल में देखें तो स्टेट लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। तो स्टेट का मतलब क्या है ये पहले ही समझा दिया गया है आर्टिकल 12 में, ठीक है। स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा पहले ही मैं आपको बता दूं ये जो स्टेट है ये यूपी बिहार वाला स्टेट नहीं है, ठीक है, ये वो स्टेट नहीं है। यहाँ पे स्टेट का मतलब है आप कह सकते हैं सरकार कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना सरकारी काम, तो यहाँ पे सरकारी काम में जो सरकार है वो है स्टेट, और स्टेट में सरकारी काम में क्या क्या इंक्लूड होता है, सरकारी काम में जो सरकारी है इसमें क्या क्या आता है, आप किसको कहते हैं सरकारी काम या सरकारी चीजें या सरकारी दफ्तर, है ना, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कह रहा है कि in this part unless the context otherwise requires the state includes, state क्या क्या include करता है, state include करता है government and parliament of India, ठीक, government and the legislature of each of the states and all local and other authorities within the territory of India or under the control of government of India, ठीक। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब समझ तो आया नहीं, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और पढ़ते हैं। देखिए पहले लिखा है कि द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट और पार्लियामेंट अलग अलग क्यों लिखा हुआ है, देखिए गवर्नमेंट आपकी हो गई मिनिस्टर्स, ठीक है, जो भी पावर में है जैसे पीएम और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो ये होते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो जो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं मतलब काम तो लेजिस्लेचर भी कर रहा है, काम कर रहे हैं मतलब जो अभी फिलहाल पावर में है और अभी जिनका काम है कि जो लॉज बन रहे हैं, जो भी स्कीम्स आ रही हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, डायरेक्ट करना, वो होता है एग्जीक्यूटिव। तो ये जो है पीएम और उनका ग्रुप, ठीक है, जो अलग अलग मिनिस्टर्स हुए अलग अलग मिनिस्ट्रीज के, वो आते हैं इस एग्जीक्यूटिव में, ठीक। पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, पार्लियामेंट में आता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये भी आप आगे पढ़ेंगे। अभी तक लोगों को लगता था कि पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा आती है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप बात करते हैं पार्लियामेंट की तो पार्लियामेंट में लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है और प्रेसिडेंट भी आता है, ठीक है। इन तीनों को मिला के पार्लियामेंट बनता है। अच्छा मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं कि जो प्रेसिडेंट होता है ना वो लोकसभा का मेंबर है ना वो राज्यसभा का मेंबर है, बट ही और शी इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक, क्लियर हो गई बात। तो पार्लियामेंट में ये आ गया, ठीक। द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, अब देखिए दोबारा यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट लेकिन यहाँ पे स्टेट्स के लिए लिखा है। ये जो स्टेट्स लिखा है ना इसका मतलब है यूपी बिहार झारखंड उड़ीसा, ये जो अलग अलग स्टेट्स है हमारे पास 28 स्टेट्स, ठीक है, उनकी यहाँ पे बात करी गई है। और यहाँ पे स्टेट्स में आप यूटी के लेजिस्लेचर्स को भी लेते हैं, जिन जिन यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेचर है उनका भी लेजिस्लेचर यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक है। अब इनका लेजिस्लेचर, अब देखिए स्टेट्स में कौन होता है, सीएम होता है और सीएम की टीम होती है अलग अलग मिनिस्टर्स अलग अलग डिपार्टमेंट के, ठीक। तो ये तो हो गई गवर्नमेंट एंड पार्ली एंड लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना वो, प्लस कुछ कुछ स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, ये हर स्टेट में नहीं होती है, ठीक है, कुछ कुछ स्टेट्स में होती है कुछ कुछ स्टेट्स में नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्टेट्स की बात। अब और क्या लिखा है, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, लोकल मतलब देखिए शब्द में ये लोकल मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, विलेज हो गया, तो विलेज में क्या होती है, पंचायत होती है, ठीक।
डिस्ट्रिक्ट में क्या होती है? म्युनिसिपैलिटी होती है ना, तो ये स्टेट का पार्ट बन गए, ठीक बात। एंड अदर अथॉरिटीज, अब ये जो लिखा हुआ है अदर अथॉरिटीज, इनको डिफाइन तो किया नहीं गया कि कौन सी अदर अथॉरिटीज। इन अदर अथॉरिटीज का मतलब होता है कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कोई भी बॉडी जो लॉ से बनाई गई हो। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि मान लो लॉ से नहीं बनी है बट किसी ऑर्डर से, किसी किसी डायरेक्शन से बनी है, ठीक है। कौन सी बॉडीज आती हैं? जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, ये बॉडीज भी स्टेट में है। और जो फैक्ट है इसमें वो ये है, जो टेक्निकल बात है वो ये है कि कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी है, मान लीजिए, जो सरकार के लिए काम कर रही है, वो भी स्टेट का पार्ट है, ठीक है। तो ये जो अदर अथॉरिटीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भले ही डिफाइंड नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है, बट हाल फिलहाल इसका मतलब यही होता है कि इसमें स्टैट्यूटरी बॉडीज आएगी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी शब्द का मतलब होता है लॉ, जो भी लॉ होता है उसको हम स्टैट्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी लॉ के थ्रू कोई भी बॉडी आती है तो उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। कोई भी ऑर्डर, डायरेक्शन या किसी भी तरह से कोई और बॉडी सरकार ने मान लीजिए बनाई, ठीक है, वो होती है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जो सरकार के लिए काम कर रही है वो भी आपका स्टेट है, ठीक। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, स्टेट में क्या क्या आएगा? स्टेट में आएगा सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब PM और PM की टीम, ठीक। और पार्लियामेंट, ठीक। प्लस स्टेट, स्टेट लेवल का सेम गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेचर का मतलब होता है वो बॉडी जहाँ पे लॉ बनाए जाते हैं, लॉ मेकिंग होती है, वो होता है लेजिस्लेचर, ठीक है। प्लस लोकल बॉडीज जैसे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, ठीक। प्लस अदर अथॉरिटीज जो कि मैंने आपको अभी बताया, कोई भी बॉडी जो लॉ से बनाई हो या किसी ऑर्डर से, डायरेक्शन से बनाई हो, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो सरकार के लिए काम करती है, वो भी आपके स्टेट में आती है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि क्या जुडिशरी स्टेट है? क्या जुडिशरी स्टेट है? देखिए, इसका आंसर ये है कि जब भी जुडिशरी, देखिए, एक हो गई हायर जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब क्या होता है? जुडिशरी का मतलब होता है कोर्ट, ठीक है। एक हो गई लोअर जुडिशरी, ठीक है। हायर जुडिशरी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये होती है हायर जुडिशरी, ठीक है। लोअर जुडिशरी का मतलब होता है हाई कोर्ट से नीचे जितने भी कोर्ट्स वगैरह आते हैं वो होते हैं लोअर जुडिशरी, ठीक। तो जब हम हायर जुडिशरी की बात करते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जब भी वो नॉन जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करेगी, नॉन जुडिशियल मतलब, जुडिशियल का मतलब मैंने आपको क्या बताया? कोर्ट या जजेस, ज्यूरी इसको कहते हैं, ठीक है। तो जब भी वो कोई ऐसा काम करेगी, यानी कि जुडिशियल काम से हटके, मतलब जैसे कोई केस का फैसला सुनाना या केस से रिलेटेड कोई काम करना, वो होता है जुडिशियल फंक्शन। नॉन जुडिशियल फंक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मान लीजिए है, ठीक है, वहाँ पे ये डिसाइड करना है कि अगला जज कौन होगा, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, या कह सकते हैं वो नॉन जुडिशियल फंक्शन है। तो जब भी हायर जुडिशरी कोई नॉन जुडिशियल फंक्शन करती है तो वो स्टेट है। और जब भी कोई भी केस से रिलेटेड काम करेगी या कोई भी जुडिशियल काम करेगी तो वो स्टेट नहीं है, ठीक है।
लोअर जुडिशरी में यानी कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो होती है, जो हाई कोर्ट से नीचे होती है, हाई कोर्ट से नीचे के लेवल पे होती है, वहां पे चाहे आप जुडिशियल काम करें चाहे आप नॉन जुडिशियल काम करें, आप स्टेट में ही आते हैं। ठीक है, ठीक है, सही बात है। ठीक है, ये हो गई आपकी स्टेट की डेफिनेशन। ठीक, तो ये हो गया आपका स्टेट का डेफिनेशन। हाँ जी, अब 13th आर्टिकल देखिए। 13th आर्टिकल में कह रहा है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि अब आपको ये बता दिया गया है, स्टेट की डेफिनेशन तो यहाँ क्लियर हो गई, यहाँ पे ये बता रहा है कि उन लॉज का क्या होगा जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे या उनके अगेंस्ट जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एग्जांपल लिया था, मान लीजिए कि कल को गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया जिसपे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही खत्म कर दिया, कि आप फ्रीली कुछ बोल ही नहीं सकते, या आप सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, या आप सरकार के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते, मान लीजिए कह दिया, तो उन लॉस का क्या होगा जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होंगी या वायलेट करेंगी, वो हमें आर्टिकल 13 में बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो पहला क्लॉज है वो कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की बात। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था तब उस जमाने के जो लॉज हैं उनका क्या होगा। तो ये कहता है कि सर, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले जितने भी लॉज आए हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं या उनसे इन लाइन नहीं है, सिंक में नहीं है, तो वो पूरी तरह से इनवैलिड होंगे, वॉइड होंगे। ठीक है, जैसे पढ़िए, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले फोर्स में थे यानी कि चल रहे थे, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट shall to the extent of such inconsistency be void, जहां तक कि वो इनकंसिस्टेंट होंगे विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ये जो पार्ट 3 है इसके प्रोविजंस तक, इसके प्रोविजन से जब तक वो इनकंसिस्टेंट होंगे, मतलब मैच नहीं करेंगे, मतलब वायलेट करेंगे फंडामेंटल राइट्स, उस एक्सटेंट तक ये लॉज वॉइड होंगे यानी कि इनवैलिड होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक और टेक्निकल बात बताऊं, जब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात आती है और फंडामेंटल राइट्स को वो वायलेट कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई लॉ है तो वहां लगती है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगती है वहां पे। इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक्लिप्स का मतलब आप लोगों को पता ही है, ग्रहण लगना। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कोई ऐसा प्रिंसिपल या कोई ऐसा रूल जो किसी लॉ को गाइड करता है या इंटरप्रेट करता है। ठीक है, आपने बहुत बारी सुना होगा जजेस या जुडिशरी जो है बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स का यूज करती है, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी, मतलब ये ऐसे रूल्स हैं जो आपको लॉस को इंटरप्रेट करने में या अप्लाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कैसे अप्लाई हो रहा है, जब भी कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा जो कि इनवैलिड है फंडामेंटल राइट्स को लेके, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उनको एक्लिप्स कर दिया जाएगा, पूरे के पूरे लॉ पे एक्लिप्स लगा दिया जाएगा। एक्लिप्स में देखिए ग्रहण में क्या होता है, जहाँ जैसे मान लीजिए लूनर एक्लिप्स होती है तो उसमें मून पूरी तरह से ढक जाता है, होता है ना ऐसा, तो वैसे ही लॉ को एक्लिप्स किया जाता है, मतलब लॉ को पूरी तरह से ढक दिया जाता है कि ये लॉ तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक इस लॉ को सही नहीं कर दिया जाता, ठीक नहीं कर दिया जाता, या इन लाइन विद फंडामेंटल राइट्स नहीं कर दिया जाता। ठीक है, जब तक इन्हें ठीक नहीं करते, इनको फंडामेंटल राइट से सिंक में नहीं लेके आते, तब तक ये लॉ एक्लिप्स में रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही इन लॉज को ठीक कर दिया जाता है, फंडामेंटल राइट्स को ये फिर से फॉलो करने लगते हैं, तो ये लॉ वापस फोर्स में आ जाते हैं। ठीक, फिर दूसरा इसका जो प्रोविजन है वो क्या कहता है,
दूसरे प्रोविजन में, हाँ, दूसरे क्लॉज में सॉरी, हम इसमें पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद जो लॉज बने, अगर मान लीजिए उन्होंने फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर दिए, फिर आप क्या करेंगे? तो द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ, कोई भी ऐसा लॉ ना बनाया जाए स्टेट के द्वारा, स्टेट की डेफिनेशन अभी हमने पिछले ही आर्टिकल में पढ़ी है, which takes away or abridges the rights confirmed by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्टेट अगर कोई भी ऐसा लॉ बनाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, उस एक्सटेंट तक उस लॉ को वॉइड किया जाएगा। ठीक, मतलब देखिए, जैसे मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यहाँ पे बताई थी ना, ये स्पेसिफिकली प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के लिए है, और ये इसके लिए डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी। ठीक है, मतलब वो लॉज, जैसे मान लीजिए ये लॉ है, ठीक, ये लॉ है मान लीजिए, इसमें एक क्लॉज है, दो क्लॉज है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके है। मान लीजिए जो थर्ड क्लॉज है ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो हम यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी लगाएंगे और इस पर्टिकुलर क्लॉज को इनवैलिड कर देंगे। बाकी का पूरा लॉ ऐसे ही चलेगा, ठीक है, बाकी का पूरा लॉ फोर्स में रहेगा, क्योंकि बाकी का पूरा लॉ या बाकी का कोई क्लॉज फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा है, सिर्फ ये 3 वाला कर रहा है, तो हम 3 वाले को इनवैलिड कर देंगे। ठीक है, ये होती है डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी, जो कि यहाँ पे लगती है। ठीक, क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट जो आपका क्लॉज है वो बता रहा है कि लॉ का मतलब क्या होता है। अब हमने इतनी देर लॉ 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 तो पढ़ लिया, लेकिन लॉ का मतलब क्या है? ठीक है, लॉ का मतलब यहाँ पे बताया गया, देखिए, लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law। क्या कह रहा है ये? देखिए, लॉ तो आपको पता ही है कौन बनाता है, लेजिस्लेचर बनाता है, पार्लियामेंट में भी लॉ बनते हैं, और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनमें भी लॉ बनते हैं। पर सिर्फ एक वही लॉ नहीं है, लॉ की डेफिनेशन में ऑर्डिनेंस भी आता है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, एक जनरल आइडिया दूं तो ऑर्डिनेंस, जैसे मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा या दोनों ही जब सेशन में नहीं होते हैं, ठीक है, और कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसको सॉल्व करने के लिए हमको लॉ चाहिए ही चाहिए, उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता है। ये एक टेम्पररी लॉ की तरह होता है, ठीक है, कि अभी तो फिलहाल वो सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर एक ऑर्डिनेंस को लॉ बनता है तो जब लोकसभा राज्यसभा या दोनों ही जब सेशन में आएंगे तो उन्हें इस ऑर्डिनेंस को पास करना है, अगर वो इसको एक लॉ, एक्चुअल फुल फ्लेजेड लॉ बनाना चाहते हैं तो। और अगर इसको कैंसिल कर दिया जाता है तो ये लॉ नहीं बनता है। ठीक है, तो ये टेम्पररी लॉ आप समझ सकते हैं। ठीक है, रूल का मतलब क्या हुआ? रूल का मतलब जैसे कोई लॉ आया, ठीक है, लॉ आने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ रूल्स दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, ठीक है, तो उसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स आए, जैसे ये बताने के लिए कि एप्लीकेशन अगर होगी तो उसकी फीस कितनी होगी, कितने टाइम लिमिट में, कितने टाइम में आपको आपका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, या उसका एप्लीकेशन डालने के लिए प्रोसीजर क्या होगा, उस सब के लिए रूल्स दिए जाते हैं। ठीक है, रेगुलेशन का मतलब, रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन का मतलब होता है एक एक स्पेशलाइज्ड रूल्स। जैसे मान लीजिए कोई कोई भी बॉडी है, जैसे सेबी है मान लीजिए, ठीक है, सेबी है, सेबी है तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स दिए जाएंगे, वो होगी रेगुलेशंस। ठीक, ऐसे ही आपका ऑर्डर आता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देना एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है,
जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है, उसने कर्फ्यू का ऑर्डर दिया, तो एक टेम्पररी तो ऑर्डर दिया, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही तो उन्होंने कर्फ्यू के लिए बोला होगा, वो आता है ऑर्डर। ठीक ठीक है। ऐसे ही आता है बाय लॉ। बाय लॉ मतलब क्या हुआ? बाय लॉ मतलब जैसे मान लीजिए कि आपकी म्यूनसिपैलिटी ने कोई रूल निकाला, ठीक है, वो होता है बाय लॉ। जैसे लोकल अथॉरिटीज जो भी रूल निकालती है, ठीक है ना, वो होता है आपका लोकल अथॉरिटीज जो रूल निकालती है लोकल जगह के लिए, लोकल एरिया, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो होता है बाय लॉ। ठीक है। ऐसे ही कुछ कस्टम्स होते हैं जिनका यूसेज होता है एज अ लॉ, वो भी इसमें आता है। ठीक। Laws in force includes laws passed or made by legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed. Laws in force जो कि यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वही समझाया गया है कि लॉ इन्फोर्स वर्ड का मतलब क्या है। यहाँ पे लिखा है कि किसी भी लेजिस्लेचर या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब जो जिसके पास ये पावर है कि कोई लॉ बना सकती है, ऐसा कोई भी लॉ अगर उन्होंने बनाया है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 1950 से पहले, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था उससे पहले, और अभी तक उसको रिपील नहीं किया गया है, मतलब कैंसिल नहीं किया गया है। ठीक है। Notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas. ठीक है जी। लॉज इन फोर्स का यहाँ पे सिंपल सा मतलब समझाया गया है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी लॉ होगा अगर, ठीक है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले बनाया गया, जो अभी तक रिपील नहीं हुआ है, लॉज इन फोर्स यानी कि इन फोर्स मतलब चल रहा है, होता है लॉ इन फोर्स। ठीक है जी। ठीक है। अब देखिए ये है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन, कह रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। यहाँ पे ये कह रहा है, और देखिए यहाँ पे ये 1 भी लिखा हुआ है, यानी कि इसको इससे रेफर किया गया है। अब ये क्या है ये आप आसानी से समझिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई भी लॉ वायलेट करता है तो उसको इनवैलिड कर दिया जाता है। ठीक है। इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि स्टेट भी कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जिससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पे डिबेट ये उठी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक लॉ नहीं है। देखिए अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो जैसे ही इंडिपेंडेंस हमें मिली, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, वैसे ही एक प्रॉब्लम आने लगी कि सरकार जो है वो बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स करने लगी, लैंड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करने लगी ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक। लेकिन जो बहुत सारे जमींदार थे, बहुत सारे रिच लोग थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि उनका लैंड कैसे उनसे छीन लिया जा सकता है। और तब हमारे पास एक फंडामेंटल राइट भी हुआ करता था जो कि अब नहीं है, और वो था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है। तो वो बार बार जो है ये बोल दिया करते थे कि सरकार ऐसा लॉ नहीं या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा नहीं कर सकती जिससे राइट टू जिससे हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट लिया जाए। और उस वजह से सरकार को अपने काम में बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि जब भी वो कभी भी कोई लैंड रिफॉर्म पास करते थे तो ये लोग अपना कोर्ट के पास पहुंच जाते थे कि हमारा फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है। वहां से ये डिबेट उठी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक लॉ है या नहीं है। बहुत सारे केसेस हुए, उन सब में ज्यादातर यही कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक लॉ नहीं है। क्यों? देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक लॉ होगा, ठीक, तो इस पे आर्टिकल 13 अप्लाई होगा। मतलब सरकार कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स ले। ठीक।
यानी कि वो लैंड रिफॉर्म्स भी नहीं कर सकते। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक लॉ नहीं है तो इजीली फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज किया जा सकता है, कुछ ऐड किया जा सकता है, कुछ हटाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये डिबेट उठी थी। बहुत सारे केसेस में यही चीज सामने आई कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक लॉ नहीं है, बट एक इकलौता ऐसा केस था जो कि था गोलकनाथ केस। उसमें कहा गया था, ये 1967 में हुआ, उसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक लॉ है। तो देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट की पावर लिमिट कर दी गई ना। अब वो कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास नहीं कर सकते जिससे फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंज हो या फंडामेंटल राइट्स उनसे लिए जाए। अच्छा, ये केस होते ही सरकार ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट निकाला 1971 में। ठीक है, जिसमें उन्होंने ये आर्टिकल, ये क्लॉज इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने बोला कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आर्टिकल 368 जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर प्लस अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आर्टिकल 368 के अंडर किया जाएगा तो दैट इज नॉट इक्वल टू लॉ। आर्टिकल 13 में जो लॉ की डेफिनेशन बताई गई है वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, ये उन्होंने बताया। क्यों इन्होंने बोला? ताकि ये फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सके, अमेंडमेंट कर सके, और जो वो करना चाहते थे लैंड रिफॉर्म वाला चीज वो हो सके। ठीक है, इसी के चलते यहाँ से ही 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही फाइनली ये चीज फाइनलाइज हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक लॉ नहीं है। और आगे जाके भी कई सारे केसेस में, जैसे केशवानंद भारती केस भी आप आगे देखेंगे, 1973 का ये केस है, इसमें भी कोर्ट ने यही बोला था कि हाँ सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट इक्वल टू लॉ अंडर आर्टिकल 13। इसीलिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक एक्सेप्शन होता है कि पार्लियामेंट भी अनलिमिटेड तरह से फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट्स तब तक ही पार्लियामेंट अमेंड करेगा जब तक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, अब ये क्या चीज है? देखिए, जो मैंने आपको ये केस बताया ना, केशवानंद भारती केस, इसी में एक डॉक्ट्राइन निकल के आई थी। डॉक्ट्राइन मैंने आपको बताया ना, प्रिंसिपल या रूल जो एक लॉ के या किसी भी चीज के इंटरप्रिटेशन में अप्लाई करने में काम आती है जुडिशरी को। तो बेसिक स्ट्रक्चर, देखिए नाम में ही पता चल रहा है, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं, जैसे जुडिशियल रिव्यू, जैसे डेमोक्रेसी, जैसे रूल ऑफ लॉ, कहते हैं ना कानून सबसे ऊपर है, वो ये कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं जिनको अगर छेड़ा गया, चेंज किया गया तो पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रह ही नहीं जाएगी। इसीलिए एक लिस्ट ऐसी एक लिस्ट है ऐसी, एक कोई ऐसा कागज पे लिखे हुए 10-11 वो नहीं है, नाम नहीं है कि यही यही बेसिक स्ट्रक्चर है। ये अभी भी इवॉल्व ही कर रही है। ठीक है, मतलब कोई फिक्स लिस्ट नहीं है, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट उनमें ये पॉइंट्स, उनमें आगे भी पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप फंडामेंटल राइट्स अमेंड करिए, ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं, आप उनको नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल 13। ठीक है, अब हमारे मेन फंडामेंटल राइट स्टार्ट होंगे। पहला हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट हो गया फंडामेंटल राइट्स का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 14 से स्टार्ट करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो समझने में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके लिए एक शॉर्ट बना देंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। आई होप आपको सब समझ